लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है और इनका चार्ज नंबर सेम होता है। अब मास नंबर डिफरेंट होने और चार्ज नंबर सेम होने की वजह से मैंने आपको ये बताया था कि आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड सूटेबल नहीं है। हम किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम वही एक फिजिकल मेथड पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 21 के लेक्चर 3 में, और आज के टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सबसे पहले मैं आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ की डेफिनेशन या उसका एक आइडिया दे देता हूं कि ये होता क्या है। अब यूं समझ लें कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम डिफरेंट मैसेस को अलग कर सकते हैं। हम किसी एक मैस की अबंडेंस के बारे में, यानी इस बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स में कोई भी एक आइसोटोप जिसका कोई भी गिवन मैस है वो कितनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको आज के इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल बता दूं। आपको याद होगा इसी बुक के चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपको याद होगा आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो तो उसके पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। और अगर थीटा यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो तो हमने ये भी वहां पर डिस्कस किया था कि फिर इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है। इस पॉइंट को आपने आज का टॉपिक समझने के लिए ध्यान से अपने ज़हन में रखना है। अब हम अपना टॉपिक जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या कुछ है और वो सारा कुछ कैसे ऑपरेट होता है। सामने आप स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको नीचे एक आयन सोर्स नजर आ रहा है। यहां हमारे पास जो भी सैंपल है जिसके अंदर आइसोटोप्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको हमने गैसियस फॉर्म में रखा हुआ है। और आयन सोर्स का क्या काम है? आयन सोर्स ने उन एटम्स को आयोनाइज कर देना है। आयोनाइज करने का क्या मतलब है या आप पहले से जानते हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत दफा हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट कर लें इनके एटम से हमने कुछ खास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल दी है। कुछ खास तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दो निकालेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है आयन सोर्स का काम। आयन सोर्स ने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं इनको एक जितना आयन दे देना है, यानी एक जितना फर्ज कर लें पॉजिटिव चार्ज दे देना है, यानी उनको आयोनाइज कर देना है एक ही एक्सटेंट में। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे आपको एक स्लिट S1 नजर आ रही है, एक स्लिट आपको S2 नजर आ रही है, और इन दोनों स्लिट्स को हमने किसी पोटेंशियल फोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। पोटेंशियल सोर्स से क्या मुराद है? जैसे आप देखें एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, यानी आप यूं समझ लें कि ऊपर वाली स्लिट जो है वो कैथोड का काम कर रही है और नीचे वाली स्लिट एनोड का काम कर रही है। अब जारी बात है, हम जानते हैं एनोड जो है उस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और कैथोड ऊपर जो स्लिट दूसरी स्लिट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो उन आयंस को जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपको एक इवैक्यूएटेड चैम्बर नजर आ रहा है जिसमें हमने आउट ऑफ द पेपर यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश की हुई है। मतलब इसका यह है कि इस पूरी अरेंजमेंट के दूसरी तरफ यानी स्क्रीन के दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है और स्क्रीन के बाहर की तरफ यानी आपकी तरफ साउथ पोल है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये आपको एक मैग्नेटिक फील्ड भी नजर आ रही है आउट ऑफ द पेपर जिसको हम कैपिटल B से जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ राइट साइड पे आप देखें यहां पर एक जगह पर आपको डिटेक्टर नजर आ रहा है। डिटेक्टर से मुराद ये है कि जो भी आइसोटोप्स होंगे यानी जो भी आयंस होंगे यानी आइसोटोप्स जिनको हम आयोनाइज कर चुके हैं
वो जब डिटेक्टर तक पहुंचेंगे तो उनको हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ आ गया है, कोई ना कोई आयन हमें मिल गया है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम चलते हैं और हम ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, स्टेप वाइज मैं आपको डेरिवेशन भी करवाता जाऊंगा, साथ ही साथ आपको डायग्राम में पूरी एनिमेशन में दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि साथ साथ डेरिवेशन किस चीज की हो रही है और सामने डायग्राम में क्या नजर आ रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने आयन सोर्स की मदद से यहाँ जो गैसियस फॉर्म में हमने आइसोटोप्स रखे हुए थे, सारे मिक्सचर, मतलब कोई भी सैंपल जिसके अंदर काफ़ी सारे आइसोटोप मिक्स हैं, उनको हमने आयोनाइज किया हुआ है और वो आयन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ। अब ये क्यों ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, इनके दरमियान कोई ना कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जिसकी वजह से ये चार्जेस ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब यहां रुकिए जरा, यहां हम थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, एक्सेलरेटिव पोटेंशियल ने क्या किया? एक्सेलरेटिव पोटेंशियल ने इन आयंस को कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी दे दी। आपको याद होगा इसी बुक पे चैप्टर 12 में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर चार्ज क्या है? फर्स्ट कर लें, हमने जो चार्ज दिया हुआ है, यानी इन आयंस में जितना चार्ज है वो प्लस ई है। यानी आसान अल्फाज में हमने एटम्स के अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हुआ है, जिसकी वजह से ये जितने भी एटम्स हैं ये कितने चार्ज वाला आयन बने हैं? प्लस ई चार्ज वाला आयन बने हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज इन पे आ गया। ठीक है, तो आपके पास अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, चार्ज की जगह ई आ गया, चार्ज ऑन आयन प्लस ई, और डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ जाएगा। फर्ज कर ले हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कैपिटल वी से जाहिर किया हुआ है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया ई इंटू कैपिटल वी। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी का एक बचपन से फॉर्मूला जानते हैं जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेता हूं, तो आपके पास बन गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल वी। एक बात याद रखें, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वी स्क्वायर नजर आ रहा है, ये वाला वी जो है ये स्मॉल वी है, ये स्पीड को जाहिर कर रहा है, और राइट हैंड साइड पे जो आपको कैपिटल वी नजर आ रहा है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला वी है और ये कैपिटल वी होगा। अब यहां से आप देखें, जो लेफ्ट साइड पे नीचे 2 था उसको राइट साइड पे ऊपर ले आए, ऊपर आके 2ev बन गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे m था उसको नीचे ले आए, आपके पास स्मॉल v स्क्वायर जो है ये इक्वल आ गया 2e कैपिटल V डिवाइडेड बाय m। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई v स्क्वायर की, वेलोसिटी के स्क्वायर की। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं क्योंकि आगे चल के हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं, डायग्राम में भी हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा, और फिर डेरिवेशन में भी आगे चलते जाएंगे। देखिए होगा क्या, ये आयंस जैसे ही ऊपर वाली स्लिट से गुजरेंगे, जाहिर बात है ये एक्सेलरेटेड आयंस हैं, इनके पास काफी सारी एनर्जी है, तो ये उस स्लिट को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। अब जैसे ही ये आगे निकलेंगे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए। अब जरा गौर से देखिएगा, आपको एक वेलोसिटी का एरो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। स्लिट से जैसे ही पार्टिकल ऊपर की तरफ आया, उसकी उस वक्त वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आउटवर्ड। राइट हैंड रूल के मुताबिक, जो मैंने आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल में मैंने एक बेसिक फॉर्मूला लिखवाया था क्यू वी क्रॉस बी वाला, उसमें वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल के मुताबिक अब आप जरा राइट हैंड को यूज करके देखें, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वी क्रॉस बी थंब मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल्स पे इस वक्त जो फोर्स लग रही है वो मेरी तरफ है, और ये हम चैप्टर 14 में डिटेल में देख चुके हैं कि यही मैग्नेटिक फोर्स इन चार्ज पार्टिकल्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी, जिसकी वजह से ये इस तरह सर्कल में घूम के वापस आ जाएंगे। अब आप गौर करें, ये सर्कुलर पाथ सीधा कहां तक जा रहा है? डिटेक्टर की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा मजीद एक और बात आपको बता दूं, तो ये डिटेक्टर जो है वो उनको रिसीव कर लेगा। अब यहां जरा रुकिए, देखें इस सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस है। मैं इसके रेडियस को इमेजिन करें,
सेंटर से यहां तक मैं इसके रेडियस को आर का नाम दे देता हूं, क्योंकि ये आधा सर्कल बना हुआ है तो इस तरह से ये रेडियस आपको आर इस शक्ल में नजर आ रहा है जो यहां पर मैंने बनाया है। अब जरा थोड़ा सा हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हुआ क्या, यहां इस चार्ज पार्टिकल पे यानी इस चार्ज्ड आइसोटोप पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगी, जिस मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, जिसकी वजह से इसने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया। तो अब डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखिए हुआ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक तरफ मैं लिख लेता हूं mv² डिवाइडेड बाय r। इसी तरह एक तरफ हम ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं अभी ऊपर थोड़ी देर पहले आपको करवा के आया हूं कि अगर एंगल 90 हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगी, QVB। और Q की जगह यहां हम चार्ज लिख लेंगे और चार्ज कितना है, E के बराबर, EVB। अब जरा गौर से देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r और मैग्नेटिक फोर्स EVB, इन दोनों को मैं कंपेयर करने लगा हूं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसी मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड की है, तो दोनों को इक्वेट कर दें। आपके पास आ जाएगा mv² r इज इक्वल टू EVB। राइट हैंड साइड पे EVB और लेफ्ट हैंड साइड पे mv² r। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक v जो है वो राइट हैंड साइड वाले v से कैंसिल हो गया। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे mv/r बच गया और राइट हैंड साइड पे EB बच गया। अब एक और काम करें, लेफ्ट हैंड साइड पे v को रहने दें, r लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह m लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, आपके पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू EBR डिवाइडेड बाय n। अब देखें ऊपर हमने एक v² का फॉर्मूला लिखा था, इक्वेशन नंबर 1, जो आपको इस वक्त हाईलाइटेड बोल्ड नजर आ रही। इसी तरह ये वाला फॉर्मूला v का आ गया। मैं ऐसा करता हूं, दोनों तरफ इक्वेशन में स्क्वायर कर लेता हूं। अब होगा क्या, v² इज इक्वल टू, जरा गौर करें, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करेंगे, E² B² R² डिवाइडेड बाय m²। तो ये आपके पास v² का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में। अब हमने क्या करना है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। अब देखें होगा क्या, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया, 2E कैपिटल V डिवाइडेड बाय m, और राइट हैंड साइड पे E² B² R² डिवाइडेड बाय m²। अब देखें एक लेफ्ट हैंड साइड पे E ऊपर वाले राइट हैंड साइड पे E से कैंसिल हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे m ऊपर राइट हैंड साइड पे नीचे m से कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 2V इज इक्वल टू 8B² R² डिवाइडेड बाय m। अब एक काम करें, ये जो राइट हैंड साइड पे नीचे m है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, और जो 2V लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं उसे राइट हैंड साइड पे नीचे ले। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है वो m इज इक्वल टू EB² R² डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल V। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बच गई है। इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेता हूं ER² डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल V, और ब्रैकेट से बाहर मैं दाईं तरफ B² अलग करके लिख देता हूं। अब ये बात याद रखें कि इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आपको नजर आ रही है, ER², R क्या है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, और नीचे V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। याद रखें हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखना है। ऊपर जो चार्ज E है यानी ये वो वाला चार्ज है जो हमने आयन को दिया था, तो हमने आयन में भी एक जितना चार्ज रखना है, यानी ये भी कांस्टेंट है। और R क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब जरा गौर करें, आपको यहां पर डायग्राम में एक ही पॉइंट पे डिटेक्टर नजर आ रहा है। डिटेक्टर तो एक ही जगह पे है, इसका मतलब है चाहे कोई मैसिव आइसोटोप है चाहे कोई लाइटर आइसोटोप है, हमने उसे एक ही जगह पे रिसीव करना है। इसका मतलब है रेडियस की वैल्यू तो फिक्स हो गई। ओके, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं इनको हमने कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, इनको हमने चेंज नहीं होने देना। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है
कि यहां पर ये जो डिटेक्टर है इस जगह पे लाइटर आइसोटोप भी हम यहां ही रिसीव करेंगे और हैवियर आइसोटोप भी यहां ही रिसीव करेंगे। लेकिन कैसे? अब जरा सुनते जाएं, देखें करना हमने ये है। अब जरा गौर करें इस इक्वेशन में ब्रैकेट वाली टर्म कांस्टेंट, तो आपके पास जब हम कांस्टेंट नहीं लिखते तो इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब जरा गौर से बात सुने, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा, जरा इस एक्सप्रेशन के मुताबिक बताएं, m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और m क्या है? दिस इज मास ऑफ आइसोटोप। जितना मैसिव आइसोटोप आता जाएगा, यानी ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर ज्यादा है, वो कब आएगा? जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करेंगे। कहने का मतलब ये है, जरा गौर से एनिमेशन में देखें, जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा ना, तो इसी डिटेक्टर पे यानी इसी जगह पर, सर्कल यही है, इसी सर्कल पे हमें मैसिव आइसोटोप मिलना शुरू हो जाएंगे। देखें, जब मैग्नेटिक फील्ड कम थी तो आपको इसी डिटेक्टर पे लाइटर आइसोटोप मिल रहा है, जो मैसिव आइसोटोप है वो पीछे रहेंगे। और जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा, मुझे यहां पर मैसिव आइसोटोप मिलते जाएंगे। तो ये है इस पूरी एक्सप्रेशन का एक आइडिया कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे और हमें यहां इसी डिटेक्टर पे मैसिव आइसोटोप मिलता जाएगा। तो ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें इसी डिटेक्टर की जगह पर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे मुख्तलिफ मैसेज वाले आइसोटोप्स मिलते जाएंगे और फिर हम उनको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। यानी यहां आपको एक ग्राफ भी नजर आ रहा है, वाई एक्सिस पे डिटेक्टर्स में जो हमें आइसोटोप्स कलेक्ट हुए हैं गिवन मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, वो हमने लिखे हैं, यानी आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर। इसे मैं अबंडेंस भी कह सकता हूं, यानी किसी भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमें कोई भी गिवन मास आइसोटोप का वो कितना ज्यादा मिल रहा है। और एक्स एक्सिस पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। ये ग्राफ जो है ये हमें बेसिकली क्या बताएगा? अबंडेंस ऑफ एनी आइसोटोप। अब यहां पर एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। नियॉन गैस जिसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, 21 और 22। इन 3 आइसोटोप्स को अगर हम इसी तरह डिटेक्टर से, ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम इनको सेपरेट करें, तो जो कम मैग्नेटिक फील्ड है वहां हमें नियॉन के आइसोटोप की पीक आप देख सकते हैं, हमें नजर आती है नियॉन 20। उसके बाद नियॉन 21 और 22। देखिए, गौर करें, जितनी ज्यादा पीक होगी, समझ लें कि ये वाला जो आइसोटोप है ये उतना ही अबंडेंट है, यानी नेचर में ये आइसोटोप उतनी ही ज्यादा मिकदार में अवेलेबल है। और ये पीक जितनी कम होगी, समझ जाएं कि ये आइसोटोप हमें उतना ही कम अवेलेबल है, यानी इसकी अबंडेंस उतनी ही थोड़ी है। तो ये था मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें हमने क्या किया, हमने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से यूज किया, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमें उस डिटेक्टर पे मैसिव आइसोटोप मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।